विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी महाकवि कालिदास के रचनाओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कालिदास की साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो कालिदास के साहित्य की अनेक विशेषताएं हैं। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ, उसने लालित्य की नई भावना को जन्म दिया और इस भावना की अमर प्रतिमा महाकवि कालिदास हैं। कालिदास द्वारा प्रस्तुत मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन के आदर्श ने भारतीय धर्म और संस्कृति को विशिष्ट बल प्रदान किया है। समूचा साहित्य शास्त्र कालिदास के साहित्य से इस तरह उद्भाषित है जैसे रात्रि तारों से भरी होने पर भी चंद्रमा से ही ज्योतिषमती होती है। इसका कारण उनके साहित्य की निम्नलिखित अनुपम विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है भाषा और छंद योजना। अविरल गति से बहती हुई किसी सरिता के समान कालिदास की भाषा में प्रवाह है। उनके समूचे साहित्य में कहीं पर भी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। उनकी भाषा और शैली अत्यंत परिष्कृत है। किसी विषय के लंबे चौड़े वर्णन में भी न तो कहीं भाषा में शिथिलता आई है, न सरसता का अभाव हुआ है और न शैली का प्रभाव टूट पाया है। भाषा का माधुर्य, उसकी कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास और भावानुकूल शब्द चयन उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। महाकवि कालिदास छंद रचना में भी सिद्धहस्त थे। अपनी विभिन्न काव्यों तथा नाटकों में घटना, रस एवं भावों के अनुकूल ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। अपनी छंद योजना का उन्हें इतना अधिक ध्यान रहता था कि जहाँ कहीं कभी रस और भाव में परिवर्तन होता था, वहीं उसी के अनुरूप उसके छंद भी बदल गए। इससे उनके विचारों में प्रवाह आने के साथ साथ छंद, रस और भाव में सामंजस्य उपस्थित हो गया। दूसरी विशेषता है नीरस विषयों में सरसता भर देना। कालिदास ने अपनी अनुपम कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा के बल से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य एवं सरसता उत्पन्न कर दी है। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विषयों को जिन्हें अन्य कवि एवं साहित्यकार नीरस समझते रहे, वह भी कालिदास की लेखनी से उतरकर अत्यंत सरस एवं आकर्षक बन गए। ठूंठ वृक्षों और निर्जन खंडहरों में भी कालिदास ने सौंदर्य उत्पन्न किया है। ऋतु संहार में वह अंश जहाँ ग्रीष्म के तपते दिनों में फूट वृक्षों और जंगली जड़ बेरियों में कालिदास ने सौंदर्य ढूंढ निकाला है, अत्यंत ही रोचक लगता है। तीसरी इनकी विशेषता है रूपक एवं उपमाओं का प्रयोग। कालिदास का संपूर्ण साहित्य ऐसी असाधारण और नवीन उपमाओं एवं रूपकों से भरा पड़ा है जो काव्य रसिका और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देता है। उनकी उपमाएं ऐसे अनुकूल, सजीव एवं चित्रमयी हैं कि जिनके बिना छंद पूर्णतया सौंदर्य विहीन एवं नीरस हो जाते हैं। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। गंगा की कलकल करती लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य का ताप, हिरण के चंचल नेत्र, खिलते हुए कमल का सौंदर्य, कोयल की मद भरी कूक, पपीहे की पुकार, मयूर का नृत्य, कलकल करते पानी में हंसों की किलोले आदि इस प्रकार की अनेक उपमाओं से कालिदास ने अपनी रचनाओं में नई जान डाल दी है। अगली इनके साहित्य की विशेषता है प्रकृति के साथ तादात्म्य। कालिदास का संपूर्ण साहित्य प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रण से भरा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, आलियों की राग भरी गुंजार, माधुरी और केतकी के मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाले कदम और नीम के वृक्ष सभी पाठकों के समक्ष आते हैं, किंतु वे सब निर्जीव और जड़ पदार्थों की भांति नहीं आते, बल्कि कालिदास ने इनको इतना सजीव बना दिया है कि वे चेतन प्राणी के समान प्रतीत होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जब ऋषि कैणव शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करते हैं तो आश्रम वासियों के साथ प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। वृक्ष एवं लताएं शकुंतला के साथ प्रेम प्रकट करते हैं और काव्य कोयल की
ध्वनि द्वारा उसे विदाई की स्वीकृति देते हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण कर जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है, उससे प्रकृति और मानव हृदय में अंतर्शेष नहीं रह जाता। रघुवंश में महाकवि कहते हैं, मृग सीता के दुख में मुंह से घास गिरा देते हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, वृक्षों के पुष्प गिर पड़ते हैं, सीता के रोने पर सारा वन रो रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की विदाई के दृश्य में कहा गया है कि पति गृह को जाने के लिए उद्यत शकुंतला को वृक्षों ने अनेक उपहार दिए, परंतु शकुंतला के विछोह को वे सहन न कर सके। इसलिए शकुंतला की विदाई के समय आश्रम वासियों के साथ प्रकृति भी दुखी है। मृगियों ने तृण खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया और लताएं पत्तों के रूप में आंसू बहा रही हैं। यहाँ तक कि उसके द्वारा पाला हुआ मृग का बच्चा भी शकुंतला से लिपट जाता है। मेघदूत में भी कवि ने मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठता प्रदर्शित की है। प्रकृति के साथ मानव की ऐसी तादात्म्यता केवल कालिदास के ग्रंथों में ही मिलती है। अगली विशेषता है इनके साहित्य की मानवीय भावनाओं का चित्रण। कालिदास की रचनाओं में मानव हृदय की कोमल भावना एवं विचारों का वर्णन अत्यंत सुंदर बन पड़ता है। महाकवि ने मानव जीवन के ऐसे गुणतम रहस्यों का सजीव चित्रण किया है जिन पर सर्वसाधारण की दृष्टि नहीं जाती। कालिदास ने मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि सहृदय पाठक उनकी रचना के किसी अंश को पढ़कर मुग्ध हुए बिना नहीं रह जाते। जैसे कि जब आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के हृदय में प्रेम भावनाओं की उदात्त तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। यद्यपि दुष्यंत संकेतों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करता है, लेकिन शकुंतला नारी सुलभ लज्जा के कारण नयन झुकाए मौन रह जाती है। महाकवि ने मनोभावों का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। शकुंतला को विदा करते हुए समस्त संसार से विमुख होकर निर्जन आश्रम में रहते हुए वितरागी कैरणों की पीड़ा के वर्णन में कालिदास ने कैरण ऋषि के हृदय का एक एक कोना छानकर उनकी मर्मांतक व्यथा का जो वर्णन किया है वह स्वयं एक उदाहरण है। इसी प्रकार रघुवंश में जहाँ इंदुमती के स्वयंवर के पश्चात विवाह उत्सव का वर्णन किया है, वहाँ पर भी कालिदास ने प्रेम भावनाओं का एक ऐसा चित्रण किया है जिसमें लज्जा की मर्यादा और प्रेम की उच्च श्रृंखलता के बीच एक विचित्र संघर्ष दिखाई देता है। अगले इनके साहित्य की विशेषता है सौंदर्य वर्णन। कालिदास प्रकृति और मानव के मिलन से अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति मानते थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और नारी के यौवन में लावण्य और सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन किया है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा वर्णन, रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि का तपोवन तथा त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन तथा ऋतु संहार में सारी ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन अत्यंत आकर्षक है। मेघदूत में भी प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बहुत ही सुंदर हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक तो प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण से भरा पड़ा है, जैसे मालिनी की रेती में खेलते हुए हंस मिथुन, पर्वत की तलहटी में मृग के सींग से आंखें खुजलाती हुई मृगी और वृक्षों की शाखाओं पर सूखती हुई ऋषियों के बलकलों के अंकन से ही चित्रमयी शकुंतला का लावण्य पूरी तरह खिलता है। तात्पर्य यह है कि कालिदास प्रकृति सौंदर्य के महान उपासक थे। ऐसा लगता है मानो प्रकृति का मनोरम सौंदर्य ही उनकी भाषा है। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ कालिदास का नारी सौंदर्य वर्णन भी मनमोहक है। ऐसा लगता है कि उनकी नारी सौंदर्य में विशेष रुचि थी। कुमार संभव में महाकवि ने पार्वती के सौंदर्य का नक्श तक वर्णन किया है। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की यौवन और सौंदर्य का वर्णन तो अत्यंत सुंदर हुआ है। महाकवि कहते हैं कि शकुंतला को बनाने के पहले ब्रह्मा ने उसे चित्त में परिकल्पित किया होगा। मेघदूत में यक्ष मेघ से अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करता है, परंतु महाकवि ने नारी के बाह्य सौंदर्य को प्रधानता न देकर उसके शुभ गुणों के सौंदर्य को प्रधानता दी है। अतः कालिदास ने सौंदर्य के साथ साथ मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है जो एकदम अनूठा है। इस प्रकार
कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने अपने समय के अनेक कवियों के यश को फीका कर दिया। उनके परवर्ती कवियों में भारवी, भट्टी, माघ, नाटककारों में भवभूति, मुरारी आदि सभी पर कालिदास के साहित्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है तथा समूचा सौंदर्य साहित्य महाकवि के सौंदर्य दर्शन पर टिका हुआ है। तो ये थे महाकवि कालिदास, उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं की या साहित्य की विशेषताएं। आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में तुलसीदास जी की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।